बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 12 का डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर की थोड़ी सी सिमेट्री जो है वो अब हम उसको एक साइड पे रख के एक आर्टिकल उसमें ऐड करके फिर हम उस सिमेट्री को लेके आगे की तरफ फॉरवर्ड होंगे। याद रखिए कि इसके अंदर जो सिमेट्री थी वो कुछ इस तरह से थी कि पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। ये था एक तरतीब, एक सिमेट्री। अब हम उस सिमेट्री से थोड़ा सा हटकर एक आर्टिकल जो है वो डिस्कस करते हैं और अगेन इसी सिमेट्री के ऊपर जो है वो दोबारा चलेंगे। आज का आर्टिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के बारे में है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उस चार्ज की, ये उसकी इंटरनल खुसूसियत हम उसको कह सकते हैं जो उसके पास होती है, जिसकी वजह से वो चार्ज कैरी करता है। अब वो चार्ज की जो वैल्यू उसके पास मौजूद है वो कितनी है, इसको डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट मिलीकॉन मेथड है। तो आज का हमारा आर्टिकल इस मिलीकॉन मेथड के बारे में हम शिनाख्त करेंगे कि किस तरह से वो चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करता है। तो आइए देखते हैं बेटे, चार्ज on an electron by Millicon method। हम मिलीकॉन मेथड के जरिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 1919 के अंदर मिलीकॉन ने ये अटेम्प्ट ली थी और सक्सेसफुली ये चार्ज की वैल्यू फाइंड की। वो अपने ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा हमें आगाह करता है कि किस तरह का हमारा ऑपरेटर्स है और उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। तो पहली हेडिंग हमारी कंस्ट्रक्शन की है। कि उस ऑपरेटर्स की कंस्ट्रक्शन कैसे है। इस ऑपरेटर्स के अंदर एक कंटेनर हम यूज करते हैं। दिस इज अ कंटेनर। ये दरमियान में विंडो की हम जगह छोड़ लेते हैं। इस कंटेनर को मैं सी का नाम दे देता हूं। यहां पर एक विंडो है और सेकंड विंडो इधर है। दिस इज विंडो 1 एंड दिस इज विंडो 2। These are the glass windows। इसके अंदर हम यहां पे एक एटॉमाइजर यूज करते हैं। एटॉमाइजर एक पंप है, उस पंप में हम ऑयल डालते हैं, ये इसमें फिक्स होता है और यहां पे इसकी एक बारीक सी नोजल होती है। इस नोजल के बारे में मैं क्लियर करता चलूं कि दिस नोजल इज नॉट लाइक द नोजल वी हैव स्टडी इन इंकजेट प्रिंटर, जिससे डिफरेंट है। ये नोजल जो है वो मेटल की है, मेटल नोजल, और इसके अंदर ऑयल मौजूद है। इसको यहां से पुश करेंगे तो ऑयल यहां से इस नोजल से निकलेगा और ये नोजल इतनी बारीक है
किसको ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देगी। इसको हम मिस्ट भी कह सकते हैं, यानी ऐसी इसके अंदर से ऑयल इस तरह से निकलेगा कि वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल जो है वो इख्तियार करेगा। फिर हम इसमें बेटे यहां पे एक प्लेट लगाते हैं। ये प्लेट इस तरह से है जिस तरह हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर बुक है। इस प्लेट के ऊपर यहां पे दरमियान में सुराख है, ठीक है, लेकिन चूंकि बोर्ड पर शो करना था तो वो मैंने दरमियान में से इस तरह कट किया। तो ये हालांकि ये कट नहीं है, ये आपने कट नहीं समझना। अब ये समझिए कि उस प्लेट के ऊपर एक सुराख है और इसे होल एच का नाम दे देते हैं। दूसरी प्लेट प्लेन है। इन दो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस स्मॉल डी है। इनके ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, डेट इज कैपिटल वी। ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। फिर इस सारे प्रोसीजर को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो ये मैंने ऊपर माइक्रोस्कोप फिट कर दी, ये जो मैंने डॉटेड से बनाई, दिस इज माइक्रोस्कोप एम। इसके लिए बेटे हमें लाइट की जरूरत भी पड़ेगी। तो हेयर वी हैव अ लाइट सोर्स एस, और इसके सामने हमने एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। ये कॉन्वेक्स लेंस इस लाइट सोर्स को इसके सेंटर में फोकस करवा देता। इससे हमें वो चीज जो दो प्लेट्स के सेंटर में है वो वाज़े नजर आ जाती है। तो इस लाइट सोर्स की मदद से, लाइट सोर्स, और ये है जी लेंस, दिस इज एन apparatus कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है ये हमें पता चल जाता। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसकी वर्किंग हो रही है। तो इसकी वर्किंग में पहला स्टेप ये है हमारे पास वर्किंग। इस एटॉमाइजर को जैसे ही हम पुश करेंगे तो इसमें से ऑयल ड्रॉपलेट मिस्ट की शक्ल में, यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में निकलेंगे, और वो नोजल से जैसे ही आउट होंगे, नोजल मेटल की है, मेटल हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उन ऑयल ड्रॉपलेट्स जैसे रगड़ खाकर निकलेंगे तो वो नोजल से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हम कहेंगे पहले स्टेप में कि oil droplets get electron from metallic nozzle। मेटेलिक नोजल से इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए। अब इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दीज ड्रॉपलेट्स मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ड्रॉपलेट्स मूव करते करते इनमें से कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इस होल में से गुजरेंगे। अब हमें सारे ड्रॉपलेट्स नहीं चाहिए, हम किसी एक ड्रॉपलेट के ऊपर जो है वो फोकस कर लेंगे। जब वो ड्रॉपलेट इस होल में दाखिल होगा तो वो नीचे की तरफ बढ़ रहा होगा, तो हम उस वक्त इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो कैसे? स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। की पोटेंशियल को ऑन करोगे, इन दो प्लेट्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी जो डिस्टेंस डी पर मौजूद है इन दो प्लेट्स के दरमियान में। तो हम इस ड्रॉपलेट को इस नीचे आते हुए देखते हैं, तो ये ड्रॉपलेट यहां पे पहुंच जाता है, ये है वो ड्रॉपलेट। इस ड्रॉपलेट के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। पहले तो ये आराम से नीचे की तरफ आ रहा था ड्यू टू ग्रेविटी mg। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ रोकने वाली कोई फोर्स नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर छुपा हुआ है, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इसको ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देगी, और जिस फोर्स से वो इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स। वो इसको ऊपर की जानिब खींचेगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स।
और उसको हम Q इंटू ई के नाम से याद करेंगे कि जो चार्ज इसके अंदर मौजूद है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगनी इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करके हासिल हो जाएगी। तो हम कहते हैं दूसरा पॉइंट इसका लिखते हैं, व्हेन अ ड्रॉपलेट एंटर इनटू द होल it moves down due to gravity। ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगा। when switch on the electric potential it experience another force that is electric force। अब जो फोर्स ज्यादा होगी चार्ज उसकी सिमत में मूव करना शुरू कर देगा। ये ड्रॉपलेट है, वो मैं इसी को यहां पर बाहर निकाल के बनाऊं तो नीचे की सिमत में इस पे mg फोर्स लग रही है, ऊपर की सिमत में fe लग रही है जो कि q इंटू ई के बराबर है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इल्म है जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, वी नो E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो यहां पे नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए होता है, डायरेक्शन को खत्म कर दीजिए, वो रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा V की जगह V है, डेल्टा R की जगह D है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V ओवर D आ जाए। तो बेटे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला है जो बताता है आपको कि आप पोटेंशियल को वेरी करके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज हो जाएगी। अब आप पोटेंशियल को वेरी करें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स वेरी हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स वेरी होगी तो वो फोर्स चेंज करके आप ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर ले आए। जब ये बराबर आ जाएगी तो वो ड्रॉपलेट बैलेंस हालत में आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं बाय चेंजिंग we balance the droplet। ड्रॉपलेट को हम क्या कर लेंगे, बैलेंस हालत में ले आएंगे। तो ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट कि आपने किस तरह से इसको बैलेंस हालत में लेके आना है और इसकी वर्किंग कैसे। अब यहां तक हम इसको बैलेंस हालत में ले आए, तो इसको हम इसकी थ्योरी के अंदर शामिल कर लेंगे कि किस तरह से आपने उस चार्ज को रेस्ट हालत और ड्रॉपलेट को रेस्ट हालत में लेके आना। ये लाइन आप इसकी थ्योरी में लिखेंगे और लिखेंगे जी एफ ई इज इक्वल टू एफ जी के बराबर आ जाए। एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई और एफ जी इज इक्वल टू एम जी, ये दोनों अब बराबर आ गए। वी नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू वी ओवर डी इज इक्वल टू एम जी। अपना टारगेट बेटे समझिए, यू वांट टू फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज उस ड्रॉपलेट के अंदर मौजूद है। इसका मतलब अगर ड्रॉपलेट के ऊपर आप चार्ज फाइंड कर लेते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड कर चुके होंगे। अब ये कैसे पता चला कि ड्रॉपलेट के अंदर नेगेटिव चार्ज ही होगा
तो बहुत आसान है, चूंकि मेटल सरफेस से रगड़ खाई है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो रगड़ की वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो जाएंगे इस ड्रॉपलेट के अंदर। इसलिए ये लाजमन बात है कि उस ड्रॉपलेट के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ही होंगे। तो जो चार्ज आप ड्रॉपलेट पर फाइंड करेंगे, ये ड्रॉपलेट का चार्ज है, वही उसके इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो हम इस Q की वैल्यू को जब हम फाइंड करते हैं, दैट इज mg, d उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कैपिटल V। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ चार्ज हेयर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सारी चीजें मौजूद हैं, वोल्टेज मौजूद है जो हमने अप्लाई की, ये हम वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे। G की वैल्यू कांस्टेंट है, D हमने खुद अप्लाई किया है, ये भी पता चल जाएगा। अगर हमें m की वैल्यू का पता चल जाए, यानी मैस ऑफ ड्रॉपलेट पता चल जाए, तो हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। कहने को बात ये बहुत सिंपल है, लेकिन ड्रॉपलेट का मैस कैसे फाइंड करेंगे? वो तो होता ही बहुत छोटा है, किस तरह से हम उसको अंदर रख के कोई चीज जो है वो फाइंड कर सकते हैं? तो इसका मतलब है कि ये एक ट्रिकी पॉइंट है जो हमें इसमें समझना है कि ड्रॉपलेट का मैस वो कैसे मुमकिन है कि हम फाइंड आउट करें। तो अगला स्टेप बेटे हमारा यही है कि हमने इस ड्रॉपलेट का मैस जो है वो फाइंड आउट करना है जी। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू फाइंड द मैस ऑफ दैट ड्रॉपलेट इनसाइड स्टेशनरी ड्रॉपलेट, उसका मैस कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए फिर हम एक हेडिंग देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ हमें मैस की जरूरत है, तो हम ड्रॉपलेट के चार्ज तक पहुंच जाएंगे। और ड्रॉपलेट के चार्ज का मतलब जो इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद है उसका चार्ज। तो अब अगला स्टेप है जी, मैस ऑफ ड्रॉपलेट, हाउ टू फाइंड इट। मैस ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड करने के लिए आपको एक स्टेप करना होगा। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए स्विच को ऑन किया था और वोल्टेज प्रोवाइड की थी, अब उस वोल्टेज को ऑफ कर दें और उस ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ गिरने दें, फ्रीली फॉल। ठीक है, उससे क्या होगा, हम कहेंगे कि पहला स्टेप तो ये करिए, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले स्विच ऑफ करें, देन फिर क्या होगा, ड्रॉपलेट फ्रीली फॉल। ड्रॉपलेट जो है वो फ्रीली फॉल कर जाएगा, नीचे की तरफ गिर रहा होगा। जैसे ही ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिरेगा तो आपको पता है कि जो भी फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर फिर एक ड्रैग फोर्स भी लगने लग जाती है। वैसे ये कंडीशन तो नहीं है, लेकिन कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड का क्या चीज है, एयर, एयर के अंदर वो ड्रॉपलेट मूव कर रहा है, तो एयर उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगाएगी। तो हम कहेंगे इट एक्सपीरियंसेस अ ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स फील करेगा, वो ड्रैग फोर्स मोशन के ऑपोजिट होगी। तो अब अगर हम इसको यहां पे बनाएं तो दिस इज द मैस ऑफ ड्रॉपलेट, नीचे की तरफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स से जा रहा है, ऊपर की तरफ इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा आर वी ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आ जाएगी और ड्रॉपलेट जो है उस वक्त अगेन इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। लेकिन उस वक्त मूव करेगा विद टर्मिनल वेलोसिटी, तो उस वक्त ये वाली जो इसकी वेलोसिटी है ये टर्मिनल वेलोसिटी होगी, इसके साथ ये मूव करेगा। तो हम कहेंगे कि when drag force becomes equal to weight force, then it gets equilibrium।
तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो अपना लेगा। अब इक्विलिब्रियम में आने का मतलब ये है बेटे कि इसके ऊपर ड्रॉपलेट पर लगने वाली तमाम फोर्सेस जो है उसका सम जीरो है, या आप कह लें कि अपवर्ड लगने वाली फोर्स ड्रैग फोर्स और डाउनवर्ड लगने वाली वेट की फोर्स ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे ड्रैग फोर्स mg दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा rv, और ये vt है। अब मैस की बारी आती है तो हम डेंसिटी का सहारा लेते हैं। उस ड्रॉपलेट का एक वॉल्यूम भी होगा। ड्रॉपलेट की शेप कैसी है? ड्रॉपलेट एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ये चीज तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। अब अगर हम इसमें से मैस की वैल्यू निकालें तो रो इंटू वी आ जाएगा। जिस चीज का वॉल्यूम आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी का मैस आएगा। ये बात मैं अगेन रिपीट करता हूं, ये मैंने पहले भी आपको कहीं पे बताई थी। ये मैंने चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकालने के बारे में बताई थी। तो मैंने बताया था कि जिसका एरिया आप चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे उसके अंदर चार्ज आ जाएगा। इसी तरह जिसका वॉल्यूम आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे उसका मैस आएगा। मैं वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट लूंगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट तो कैसे मुमकिन है, वो तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो बेटे उसकी अलग बात है, लेकिन हमें फार्मूला एटलीस्ट पता है कि ड्रॉपलेट की शेप जो है वो स्फेरिकल है, तो उसके ऊपर 4/3 पाई आर क्यूब लगेगा। तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये बेटे मैस ऑफ ड्रॉपलेट आ जाएगा। अब इस मैस की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो मेरे पास आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये इतनी चीज मैस की जगह आ गई, इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी आ जाएगा। अब जो टर्म इसमें से कैंसिल होती हैं वो काट देते हैं। नंबर 1 के ये कैंसिल होती है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आ जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, आर एक आर से कैंसिल हो जाएगा तो आर की पावर 2 रह जाएगी, और सारी टर्म क्लियर है। अब हम इसमें जो वैल्यू है वो रेडियस की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, आर स्क्वायर, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर आ जाएगा 9, और क्या इधर बचता है ईटा, और क्या बचता है वी टी, और इधर क्या है रो इसकी डिवीजन में आ जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 रो इसकी डिवीजन में आ गया, डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अब ये मैस का फार्मूला है कि मैस इसके बराबर है, मैस डेंसिटी ऑयल की कांस्टेंट होगी, डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होती, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। ये इतनी लेंथी कैलकुलेशन की, लेकिन हम फाइनल रिजल्ट तक जो है वो पहुंच चुके हैं। तो कैलकुलेशन लेंथी जरूर है लेकिन टफ नहीं है। हर स्टेप दूसरे स्टेप के साथ जो है वो मैच कर रहा है और आगे की तरफ ये बात चलती जा रही। हम इसकी मैथ्स तक पहुंचना चाहते थे। जब मैथ्स का फार्मूला लिखा तो पता चला कि वो वॉल्यूम ऑफ डेड ड्रॉपलेट डिपेंड करता। जब वॉल्यूम की बात की तो वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा था। रेडियस निकालने के लिए ये दोनों फोर्सेस बराबर करें और ये मैथ्स की वैल्यू इसमें पुट करके ये फाइनल रेडियस की वैल्यू निकल आएगी। अब रेडियस की वैल्यू अगर फाइंड हो जाए तो किस में पुट करें, इस इक्वेशन में मैथ्स निकल आएगा। मैथ्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो चार्ज निकल आएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि आइए देखते हैं कि रेडियस फाइंड हो जाएगा। 9 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट होगा एयर के लिए, इसकी वैल्यू गिवन होती है। रो की वैल्यू भी गिवन होती है फॉर द ऑयल। जी की वैल्यू बेटे वो भी गिवन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास वी टी की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी। देखिए एक चीज इंटरकनेक्ट हो गई, फिर हमें वी टी की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर वी टी निकल आए तो रेडियस निकल आएगा, रेडियस निकल आए तो मैथ्स निकल आएगा, मैथ्स निकल आए तो चार्ज निकल आएगा। तो अब हम वी टी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। बहुत आसान सी छोटी सी कैलकुलेशन है। तो हम कहते हैं कि वी नो वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इज वी टी इज इक्वल टू, अगर एस बटा टी आप एक फार्मूला पढ़ा करते थे, ठीक है।
अब हम s की जगह दो प्लेट का दरमियानी डिस्टेंस d रखते हैं और t की जगह वो टाइम रखते हैं, तो s डिवाइडेड बाई टी, d डिवाइडेड बाई टी करके आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लें। अब इसको फाइंड करने का तरीका सुनिएगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा यहां पे ऑफ की थी मैस फाइंड करने के लिए, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आपको दोबारा ऑन करनी पड़े। ऑन करके इसको टॉप पर ले जाएं, ऊपर वाली डिस्क या ऊपर वाली प्लेट के करीब। जैसे आप टॉप प्लेट पर होंगे फिर स्विच को ऑफ कर दें, इसको फॉल करने दें, नीचे गिरने दें और साथ ही स्टॉप वॉच को ऑन करके इसका टाइम फाइंड करें। ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली प्लेट तक इसने डिस्टेंस डी ट्रेवल किया, स्टॉप वॉच से आपको टाइम मिल जाएगा, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी निकल आएगी। वो टर्मिनल वेलोसिटी इसमें पुट करें, बाकी सारी टर्म कांस्टेंट है तो रेडियस निकल आएगा। रेडियस की वैल्यू इसमें पुट करें, बाकी सारी टर्म कांस्टेंट है, मास निकल आएगा। मास की वैल्यू इसमें पुट करें, बाकी सारी टर्म कांस्टेंट है तो चार्ज की वैल्यू निकल आएगी। तो हमें ये मिली कौन बताता है, कहता है कि मैंने जो चार्ज की वैल्यू फाइंड की वो डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, सबसे कम जो वैल्यू आई वो आई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बाकी जो वैल्यू आ रही थी वो इसी वैल्यू का डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना थी, जिससे अंदाजा ये हुआ कि अगर सबसे कम वैल्यू ये आ रही है तो उस वक्त उस ड्रॉपलेट में एक चार्ज मौजूद होगा। इससे 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना है तो इसका मतलब है उसमें उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है उस ड्रॉपलेट के अंदर जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से वो चार्ज उतने गुना ज्यादा हो चुका है। तो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। बहुत आसान है, इसकी हेडिंग्स बनाकर आप इसको याद करें तो आपको बआसानी जो है बेटे वो याद हो जाएगा। और इसके में सिमेट्री याद रखें कि क्या चीज फाइंड की है तो हमें किसकी जरूरत है, अगली क्या फाइंड करनी है, उसके लिए फिर किसकी जरूरत है, उससे अगली फाइंड करें, उसके लिए किसकी जरूरत है, अगले फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है बट मुश्किल नहीं है, इसको एक दफा आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद आप टेस्ट के लिए तैयार कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।